हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 14। जब धरती कांपी, एक बुरा सपना। ओह, क्या हुआ? ओह ओह, बचाओ बचाओ, जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, पैरों के नीचे ज़मीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग। मैं ज़ोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आंख खुल गई। मेरी चीख से मेरी माँ की भी नींद से जाग गई। वे भागी आई और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह, यह तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो ज़मीन हिल रही है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है एक गांव की लड़की से, जो सोती रहती है और नींद में चिल्लाती है, ओह ओह बचाओ, जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें देखती है वो। उसके देखती है पैरों के नीचे से ज़मीन हिलने लगती है, सब भागते रहते हैं और वो ज़ोर से चिल्लाती है। फिर उसकी माँ आती है, उसकी आँख खुलती है और वो आके उन्हें अपने छाती से लगा लेती है। और ये एक सपना था, लेकिन वो बताती है कि 6 साल पहले ऐसा असल में भी हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल हो गए हैं, जब उसके गांव में भूकंप आया था। और सच में उसे आज भी नींद में ये चीज़ें याद आती है और ऐसा लगता है कि ज़मीन हिल रही है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक ज़मीन तेज़ी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। तो हमें जस्मा बताती हैं कि वो गुजरात के कच्छ इलाके में रहती है और जब वो 11 साल की थी, उस समय उसके गांव में भूकंप आया था। और उस समय गांव के बच्चे बड़े सबको स्कूल के आंगन में बैठकर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। फिर एकदम से ज़मीन हिलने लगी, लोग इधर उधर भागने लगे और किसी को भी नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान दो ही कामों पर था, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। तो कुछ समय बाद इस भूकंप के कारण पूरा गांव ही बर्बाद हो गया था। जो गांव था वो मलबे का ढेर बन गया था। सब सामान, कपड़ा, बर्तन सब कुछ मलबे के नीचे दब गया था। और उस समय लोग सिर्फ दो ही काम कर रहे थे, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और दूसरा काम कर रहे थे घायलों की मरहम पट्टी करना। और गांव का जो अस्पताल था उसको भी नुकसान पहुंचा था। तो जो डॉक्टर बाबू थे वो गांव वालों की मदद से सबका इलाज कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी आई, मेरी टांग भी टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी मलबे में दब गए। माँ तो दिन भर रोती रहती थी। माँ रोती तो मैं भी रोती। पूरे गांव ही दुखी और परेशान था। तो हमें जस्मा बताती है कि बहुत सारे लोगों को चोटें आई थी। 6 लोग उस मलबे के नीचे दबकर मर गए थे और उसके जो नाना जी थे वो भी दब गए थे। और इस कारण से उसकी माँ दिन भर रोती रहती थी और वो भी माँ को देख के रोने लगती। पूरा गांव दुखी था, परेशान था। हमारे गांव के सरपंच मोटा बापू के घर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया। कई दिन तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बापू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रहीं। फिर जसमा हमें बताती है कि उसके गांव के जो सरपंच थे मोटा बापू, उनके घर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, तो उन्होंने अपने ही गोदाम से अनाज दिया। और कई दिन तक गांव की जो औरतें थी वो मिलकर मोटा बापू के घर पर ही सब गांव वालों के लिए खाना पकाती रही। इतनी ठंड के दिन और वह भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगता था कि कहीं फिर भूकंप आ गया तो। और फिर इतनी ठंड थी और इन लोगों के पास घर भी नहीं था। और रात के समय इन लोगों को ठंड भी लगता और डर भी लगता और नींद भी नहीं आती। और ये डर लगता था कि अगर दोबारा भूकंप आ गया तो ये क्या करेंगे। फिर पहुंची मदद। कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो।
ये लोग हमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और दवाइयाँ भी देते थे। हम में से कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं। खूब छीन झपटी होती थी इन चीज़ों के लिए। कपड़े मिलते पर कितने अजीब से, ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे। तो फिर कुछ दिनों बाद इन सब की मदद के लिए शहर से लोग आए। फिर इन्हें खाने पीने की चीज़ें दी, इन्हें कपड़े दिए, दवाइयाँ दी। लेकिन इन्हें जो भी सामान मिलता था वो कुछ को मिलता, कुछ नहीं मिलता। और कपड़े मिलते तो बहुत अजीब से मिलते। शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए। सोचो, जनवरी फरवरी का महीना, कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। तो शहर के संस्था से जो लोग आए थे, इन लोगों के रहने के लिए तंबू लगाए। और जनवरी फरवरी का महीना था, बहुत कड़कती हुई ठंड थी, पर छत के नाम पे सिर्फ प्लास्टिक का तंबू था। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे जिन्होंने हमें घरों के खास डिज़ाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिज़ाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा। पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही न लगे। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे, संस्था के सुझाए डिज़ाइन के अनुसार। यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। तो जो शहर से लोग आए थे उनमें से कुछ वैज्ञानिक भी आए थे। और फिर उन लोगों ने उस बारे में पता किया और ख़ास तरीक़ों से ये पता किया कि उस इलाके में भूकंप आने का खतरा है। और गांव वालों ने उनसे मिलकर बातचीत की तो उन लोगों ने गांव वालों को घर के कुछ सुझाव दिए। कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी आए थे। उन लोगों ने बताया कि घर को कुछ खास डिज़ाइन से बनाया जाएगा जिससे इस घर को नुकसान ना हो जब भी भूकंप आए। तो गांव वालों को ये डर था कि अगर ये लोग हमारा गांव का घर बनाएंगे तो हमारा गांव तो हमें गांव जैसा लगेगा ही नहीं। तो आखिर में यही फैसला हुआ कि अपना घर तो अपने आप गांव वाले ही मिलकर बनाएंगे, संस्था के सुझाए हुए डिज़ाइन से। और यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पुताई की, घास फूस की छत बनाई, फिर आईने के टुकड़े से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे की तरह चमकता। तो जिस्मा हमें ये बताती है कि सबने मिलकर उस गांव को फिर से बनाया। नए नए घर बनाए गए। जो सूखा तालाब था उसे खोदकर चिकनी मिट्टी लाई गई, फिर उसमें गोबर मिलाकर उपले बनाकर उसे घर की दीवारों पर लगाए गए। चूने से दीवारों की पुताई की गई, घास फूस से छत बनाए गए और आईने के टुकड़े लगाए गए घर को सजाने के लिए। और जिस्मा और उसकी माँ ने घर में कुछ चित्रकारी भी की और रात में इन सबका घर हीरे की तरह चमकता था। किसने की मदद? भूज में आए भूकंप की टीवी पर आई इस रिपोर्ट को पढ़े। अहमदाबाद, जनवरी 26, 2001। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई। इनमें लगभग एक दर्जन बहुमंजिले इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। तो ये एक रिपोर्ट है कि जब भुज में भूकंप आया था। तो अहमदाबाद, जनवरी 26, 2001 की बात है कि सुबह गुजरात में भूकंप आया और 1000 लोगों से ज़्यादा की मरने की आशंका है और कई हजार लोग घायल भी हो गए। तो बचाव के लिए, राहत के लिए लोग वहाँ पे सेना के पहुँचे। और अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें गिर गई। इनमें 1 दर्जन मंजिलें भी गिर गई और शाम तक कम से कम 250 शव को निकाला जा चुका है। कहा जा रहा है कि अभी भी कोई 1000 लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं।
बचाव कार्य तेज़ी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें न पड़ी हो। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। तो अहमदाबाद में ये जो जो आया था भूकंप, इसके कारण क्या था, इमारतें भी गिर गई थी, बहुत सारी मंजिलें भी गिर गई थी और शाम को 250 शव निकाले जा चुके थे। पर कहा जा रहा था कि 1000 से ज़्यादा लोग अब भी इमारतों के मलबों के नीचे घुसे हुए हैं। पर जो बचाव कार्य था बहुत ही तेज़ी से चल रहा था और शहर में कोई भी ऐसी इमारत होगी जिसमें दरार ना पड़ा हो। पर भुज की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। चारों ओर लोग बहुत डरे हुए थे और जवानों ने स्थायी लोगों के सहयोग से काम किया था। पर राहत का कार्य भी चल रहा था। देश से विदेश से हर जगह से इन सबको मदद मिल रही थी।